हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का परिष्करण किस तरह से करते हैं हम, किस प्रकार से उनको उनके अयस्क से अलग करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसमें हमने जिंक का एग्जाम्पल लिया था। और जिंक को पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले हमने भर्जन और निस्तापन प्रक्रम द्वारा हमने उसको ऑक्साइड में बदला था। और ऑक्साइड को फिर हमने एक अपचायक, जो कार्बन उपयुक्त अपचायक होता है वहां पर, उसके द्वारा उसका अपचयन कर दिया था। तो वो प्रक्रम शुद्धिकरण का कहलाता अपचयन प्रक्रम। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जिनका आसानी से कार्बन जैसे अपचायक द्वारा अपचयन नहीं हो पाता है। तो वहां पर हम आगे बात करें, विस्थापन प्रक्रम का यूज करते हैं। विस्थापन, जैसा कि आपको पता है, विस्थापन का मतलब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है बच्चों। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है MnO2, इसकी रिएक्शन हम किसी अधिक क्रियाशील धातु से करवाते हैं। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में से एक एल्यूमिनियम धातु लेंगे। एल्यूमिनियम धातु के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैग्नीज जो है वो यहाँ से विस्थापित हो जाती है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है Al2O3 प्लस मैग्नीज। और साथ में यहाँ पर दोस्तों बच्चों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही उष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। पहले रिएक्शन को कंप्लीट संतुलित करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इस 3 को तो 2 से गुणा कर दो ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। इसको 3 से गुणा कर दो, ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। मैग्नीज 3 हो गया, मैग्नीज को 3 कर देंगे। एल्यूमिनियम देखिए, अब आप एल्यूमिनियम 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। ये संतुलित समीकरण है। इसमें जो धातु आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है बच्चों, वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये है। इसको हम देखिए अधिक क्रियाशील धातु द्वारा इस धातु को ऑक्साइड में से अलग कर रहे हैं, मैग्नीज को, इसलिए ये विस्थापन प्रक्रम कहलाएगा। इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल आप यहां भी दे सकते हैं और विस्थापन अभिक्रिया में भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए, एक और रिएक्शन है इसी में, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया पूछा जाता है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लेते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। किसका विस्थापन करवाना है, आयरन थर्ड ऑक्साइड में से आयरन धातु का विस्थापन करवाना है। आयरन थर्ड ऑक्साइड बोले तो Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ Fe जो है उस पर +3 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको थर्ड ऑक्साइड लिखा है। प्लस एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन में आयरन विस्थापित हो जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, और आयरन हो गया बच्चों विस्थापित हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये लिक्विड फॉर्म यानी पिघली हुई अवस्था में आयरन आपको मिलेगा, क्योंकि इसके साथ में बहुत अत्यधिक क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित किया। पहले समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, वहाँ भी 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, आयरन 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो समीकरण अपना क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इस अभिक्रिया में जो आयरन धातु अपने को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, इसका उपयोग पुल जो होते हैं लोहे के बने हुए
या जो मशीन के कलपुर्जे होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के, जिनमें किसी कारण से अगर दरार आ जाती है तो उन दरारों के स्थान पर हम इस रिएक्शन को करवा देते हैं, जिससे वहाँ पर आयरन धातु अपने आप पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है और पिघल करके पूरी दरार में वो भर जाती है, जिससे वो दरार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उसमें जॉइंट लग जाता है। रेल की पटरी, रेल जो बड़े बड़े पुल होते हैं उनमें कोई दरार आ जाए, वहाँ पर ये रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को जाना जाता है थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट अभिक्रिया के नाम से। तो ये रिएक्शन है। और पूछा जाए थर्मिट अभिक्रिया होती क्या है, तो सिंपल सा सुनिए आप ध्यान से। रेल की पटरियाँ, मशीनी कलपुर्जे या पुलों के अंदर लोहे के जो वस्तुएं होती हैं उनमें दरार आने पर उनकी दरार को भरने के लिए आयरन थर्ड ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है और उस दरार को भर देता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या कर पाते हैं, इस प्रकार से हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को अपचयन प्रक्रम द्वारा भी, जो हमने देखा था जिंक ऑक्साइड का हमने अपचयन करवाया था कार्बन के द्वारा, तो आपको जिंक धातु प्राप्त हो गई थी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो जिंक धातु यहाँ तो अपचयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अच्छा बंध बना लेती हैं, जो कार्बन से नहीं हटता, वहां पर हम फिर वहां अधिक सक्रिय धातु लेकर के उस धातु को वहां से विस्थापित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन प्रक्रम द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो ये था बच्चों अपना मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं उनको उनके अयस्क से पहले भर्जन और निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। अब आप कहोगे सर क्यों, वाई, क्यों बदला जाता है ऑक्साइड में? क्योंकि बच्चों उसको ऑक्साइड में बदलने के बाद आसानी से हम उसको अपचयन या विस्थापन क्रिया द्वारा आसानी से धातु प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सल्फाइड और ऑक्साइड का अपचयन और विस्थापन आसानी से नहीं होता है। इसलिए पहले उसको भर्जन और निस्तापन प्रक्रम द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। चाहे भर्जन हो चाहे निस्तापन हो, दोनों ही प्रक्रम द्वारा ऑक्साइड बनते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये आपको बताई रखा है कि भर्जन कैसे किया जाता है, निस्तापन कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के लायक क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अपन बात करें सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उन धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट है अपना, सक्रियता श्रेणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। लीजिए बालको, आप लोगों के लिए अगली जो है, यानी जो ऊपर है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह की जो धातुएं हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, उन धातुओं को किस प्रक्रम द्वारा आसानी से अलग किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, इन धातुओं को जब ऑक्साइड में बदल लेते हैं तो वो ऑक्साइड में बदलने के बाद जो ऑक्साइड बनता है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पर आप अगर कोक कार्बन यूज करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बंध बना हुआ है, वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि कार्बन उसको नहीं तोड़ पाता और तोड़कर अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। तो मजबूत बॉन्ड होने की वजह से ये क्रिया यहाँ संभव नहीं होती है। यहाँ पर इनके जो लवण हमें प्राप्त होते हैं उनको गलित अवस्था में लेकर के विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनीय अपचयन प्रक्रम अपनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। विद्युत अपघटनीय अपचयन प्रक्रम बच्चों। तो सर ये क्या है? ये बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको मिला NaCl लवण, इसमें से आपको पता है धातु कौन है, सोडियम। आपको ये अलग करनी है। आप क्या करेंगे, इसका विलयन बनाएंगे घोल बना करके, और आप क्या करोगे, इसके अंदर विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे।
जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो आप सबको पता है, आपने ये ले लिया साहब NaCl का विलयन। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने। जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया वो प्लस सिरा और माइनस सिरे होते हैं। ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। इसे कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। राइट स्टूडेंट, एनोड और कैथोड बन गए। विलयन के अंदर जो NaCl है, NaCl को जब विलयन में डाल के धारा प्रवाहित करवाते हैं तो ये बनता है Na+ और Cl- में टूटता है। सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन क्लोराइड आयन में टूटता है। अब जैसा कि आप सबको पता है, जिस पे धनावेश होता है वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर भगेगा। तो बच्चों जो यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए Na+ है और इसमें Cl- है, तो ये Cl- तो पॉजिटिव की तरफ भगेगा, यानी ये तो कहाँ पर भगेगा, एनोड की तरफ, और Na+ कहाँ भगेगा बच्चों, कैथोड की तरफ। तो कैथोड की जो सतह है उसके ऊपर आप देखोगे कि सोडियम धातु जमा हो जाएगी। कौन सी धातु, सोडियम धातु। हुआ क्या, देखो सोडियम ने यहाँ पर धनायन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम धातु में बदल गया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इसलिए विद्युत अपघटनी विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के बाद इसका अपचयन हुआ है। पहले इसका विद्युत अपघटन हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूटा, उसके बाद इसका अपचयन हुआ है, तो धातु आपको प्राप्त हुई है कहाँ पर, कैथोड पर। तो धातु आपको इस प्रक्रम में कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पर। और एनोड पर आपको इसमें जो क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो ऋणायन है ये इसको ऋणायन दे देगा और यहाँ क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एनोड पर निकल जाएगी क्लोरीन गैस और कैथोड पर मिलेगी आपको धातु। क्लियर है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आप इसी तरह से विद्युत अपघटन कराएंगे MgCl2। जब इसको तोड़ेंगे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। अब इसमें हमने मैग्नीशियम ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg+2 में और Cl- में 2 क्लोराइड आयन है, ये टूट जाएगा। वैसे ही ये क्लोराइड तो एनोड की तरफ आएंगे और मैग्नीशियम जाएगा कैथोड पर, यानी शुद्ध धातु जो होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और मैग्नीशियम धातु में बदल जाएगी और ये आपको कहाँ पर प्राप्त होगी, फिर से कैथोड पर प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रखना कि विद्युत अपघटनी अपचयन प्रक्रम में जो शुद्ध धातु है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है, क्योंकि धातु पर हमेशा धनावेश होता है और वो कैथोड की ओर जाएगी। और जो उसके साथ दूसरा जो भी पदार्थ है, जैसे यहाँ क्लोराइड गैस है, तो क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका हम क्या करवाते हैं बच्चों, विद्युत अपघटनी अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत धारा प्रवाहित करवा के पहले उनका अपघटन करेंगे आयन या लवण का, और वो अपने आयनों में टूट जाएंगे और फिर उसका हो जाएगा धातु का अपचयन। तो वहां पर हम इस प्रकार से उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, आपने जो भी प्रक्रम अपनाए, इन सब प्रक्रमों से आपने जो धातु प्राप्त की वो लास्ट तक भी वो धातु अभी 100% शुद्ध नहीं है। उस धातु को एकदम परिष्करण करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं धातु का परिष्करण। परिष्करण, धातु का परिष्करण करेंगे। तो परिष्करण करने के लिए परिष्करण की विद्युत अपघटनी, धातु का जो परिष्करण होगा विद्युत अपघटनी विधि, इस विधि से लास्ट फाइनल शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आपने अब तक जो भी तीनों प्रकार की जो धातुएं थी, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अल्प क्रियाशील, उन सभी धातुओं को आपने क्या कर लिया,
शुद्ध कर लिया आपके हिसाब से। अब शुद्धिकरण के बाद जो धातु आपके पास आई है, देखिए दो बच्चों, उनका विद्युत अपघटन करवाना है। क्या करवाना है? विद्युत अपघटन। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें किस चीज का क्या बनाना है? विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के लिए वही आपको ध्यान रखना, आपको एनोड और कैथोड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एनोड और कैथोड। अब मान लीजिए धातु आपको यहां फिर स्पेशल कॉपर धातु का परिष्करण करवाना है। कौन सी धातु का? कॉपर धातु का परिष्करण करवाना है आपको। तो कॉपर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लोगे। क्या लोगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रोड लोगे। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब इसको आप जोड़ोगे बैटरी से, देखो इस बार प्लस सिरे से मैं इसको जोड़ रहा हूं, माइनस से इसको जोड़ रहा हूं। ये माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। और इसमें आपने इनको भर दिया कॉपर सल्फेट के विलयन। इसमें क्या डाल दिया आपने? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ध्यान से देखना, जिस धातु को प्राप्त करना है शुद्ध अवस्था में, उसी के लवण का जलीय विलयन इसमें लेना है। और जैसा बच्चों आप सबको पता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो बच्चों इसका अपघटन होगा कॉपर +2 और सल्फेट -2 आयन में। ये कॉपर +2 आयन विलयन में जो है उनकी बात कर रहे हैं अभी हम। विलयन वाले जो है वो विलयन वाले कॉपर +2 आयन कहाँ पे जाएंगे? कैथोड पर, क्योंकि इस पे धनावेश है। कैथोड पतला लेते हैं अपन बच्चों, देखो कैथोड उसी धातु का लेंगे। कैथोड होगा पतला शुरू में और एनोड होगा मोटा। एनोड मोटा लेंगे, ठीक है ना। और एनोड जो होगा वो जो आपने धातु शुद्ध की थी ना उससे पहले, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का एनोड जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? मोटा अशुद्ध धातु का। जो अब तक आपने धातु शुद्ध करके जो बनाई है उस धातु का एनोड लेंगे। अब देखिए जैसे ही क्या होगा, ये 6ठी 7वीं क्लास में भी चलता है बच्चों कि जब कोई विलयन में से कोई आयन किसी कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा तो एक बात हो, इस पूरे विलयन में इन आयनों की कमी हो जाएगी। तो क्या करेगा? एनोड पर से शुरू होंगे कौन? कॉपर +2। एनोड कॉपर +2 देना शुरू करेगा और कॉपर +2 एनोड में से सीधे फिर किस पर आना शुरू हो जाएंगे? कैथोड पर। तो बच्चों क्या होगा? कैथोड का आकार तो बढ़ता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और एनोड क्या होता जाएगा? पतला हो जाएगा। और इसके साथ जो अशुद्धियां थी वो अशुद्धियां इसके नीचे जमा हो जाएंगी, जिन्हें आप कहते हो एनोड पंख। क्या कहते हो माय डियर स्टूडेंट्स? एनोड पंख। विद्युत अपघटनी विधि में एनोड के नीचे जमा अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। और इस प्रकार से आपको जो धातु में अभी भी अशुद्धि रह गई थी वो प्योर धातु आपको कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम करते हैं जो धातु होती है। तो कैथोड जो है, कैथोड किसका है बच्चों? शुद्ध तांबे का, शुद्ध कॉपर का। तो क्या बना हुआ है? कैथोड। और एनोड जो है वो किसका है बच्चों? अशुद्ध कॉपर का। जो आपने अब तक जिन भी विधियों का उपयोग करके कॉपर प्राप्त किया था उस अशुद्ध कॉपर का हमने क्या बनाया है? एनोड बनाया है। जो धनावेशित है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एनोड। और जो ऋण आवेशित है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। और एनोड के नीचे ही एनोड पंख, क्योंकि एनोड में से कॉपर आयन तो इधर आ रहा है, तो कॉपर आयन जैसे हटेगा तो अशुद्धियां सारी मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह जो और बचे हुए होंगे वो सारी इसके नीचे की जाके गिर जाएंगी और वहां इकट्ठी हो जाएंगी। तो उसको कहते हैं एनोड पंख। क्या कहते हैं बच्चों? एनोड पंख। इस प्रकार से की जाती है अपनी धातु का प्योरीकरण, परिष्करण। तो बच्चों इसके बाद अपन एक छोटी सी डेफिनेशन और है उसकी बात करते हैं, बाकी चीजों को बाद में लेंगे। गैंग। गैंग जो होती है इसकी डेफिनेशन कई बार आपको
एग्जाम में पूछी जाती है। गैंग क्या होता है? जो हम खनिज प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? खनिज। खनिज जो प्राप्त करते हैं वो अयस्क हो जाते हैं, और अयस्क में, खनिजों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी आदि, कंकड़ पत्थर, मिट्टी आदि की जो अशुद्धियां होती है वो क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। खनिजों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी आदि की जो अशुद्धियां होती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती है। तो ये था अपना आज की क्लास में जो जानकारी आपको दी गई है, वो आगे की क्लास के लिए करें इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।